हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी के कई सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो चार्ट है, डायग्राम है, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे कई सारे ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं, है ना। और सभी टर्म्स को मैं डिफाइन भी करता जाऊँगा, साथ साथ आप यहाँ पे उसका एक रंग बिरंगा इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग जो भी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफिकल टर्म्स वो सारे इसमें कवर है। एकदम डिटेल में तो नहीं है, है ना, एकदम डिटेल में नहीं है। जो ऊपरी तौर पर जो ज्योग्राफिकल टर्म्स आम तौर पर यूज़ होते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स एक ही इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है माउंटेन। ठीक है, अब मैं ऐसा कहीं से भी चालू कर दूंगा, इधर से ऐसा नीचे गया या फिर इधर से ऐसा गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो है टर्म माउंटेन। माउंटेन क्या है? तो ये एक अर्थ क्रस्ट का एलिवेटेड पोर्शन है, मतलब उठा हुआ हिस्सा। ठीक है, ये वो लैंडफॉर्म है जो आसपास के जगहों से उठा हुआ सा रहता है। ठीक है, आसपास के सराउंडिंग से ये उठा रहता है। ठीक है, और इसके जो स्लोप्स होते हैं वो जेंटल स्लोप्स नहीं होते, एकदम स्टेप स्लोप्स रहते हैं, मतलब तीखा ढलान सा रहता है। ठीक है, अब माउंटेन और हिल में अंतर क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे हिल नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। जो माउंटेन है वो हिल से बड़ा होता है, मतलब लगभग 300 मीटर के ऊपर हाइट का जो भी हिल के ऊपर मतलब जो हाइट रहता है, तो उसके ऊपर 300 मीटर के ऊपर जितना भी है वो सारा क्या आता है? माउंटेन में आता है। ठीक है, और 300 मीटर के नीचे रहेगा वो सारा हिल में आता है ना। अब जैसे जो सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। लगभग कितना मीटर है? 8848 मीटर है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे माउंट केटू, फिर है कंचनजंगा। ठीक है, और ये जो माउंटेन होते हैं इसका प्रोसेस कैसा होता है फॉर्म होने का? ठीक है, ये जब ये फॉर्म होता है तो इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसका जियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो क्या क्या है? तो पहला है हमारा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, जिसको मैंने डिटेल में अपने ही इसी चैनल पे वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, तो जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट क्या है? दो प्लेट टकरा रहे हैं, आपस में फोल्ड हो रहे हैं, तो उसी से ये आपका माउंटेन बनता है, तो वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हो गया, है ना। फिर होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी, अंदर से ज्वालामुखी उठ रहा है, फूटने के बाद में एक माउंटेन सा बन गया। ठीक है, तो वो एक हो जाता है ना। या फिर इरोजन, ठीक है, घर्षण की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, पानी के कटाव की वजह से भी माउंटेन जो है बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेन कारण है माउंटेन के फॉर्म होने के, है ना। तो जो मेन जो कारण है वो है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। ठीक, अब आता है सेकंड नंबर पे ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ठीक है, तो ग्लेशियर क्या है? एक डेंस आइस का बॉडी है। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे होता है? ये फॉर्म होता है स्नो के एक्यूमुलेशन पे। ठीक है, कई साल से एक ही जगह पे बर्फ गिरते जा रहा है और वहाँ पे दब दब के कई सालों से इकट्ठा होते होते एक बड़ा सा पहाड़ सा बन जाता है, आइस का ही पूरा। ठीक है, और जो स्नोफॉल होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू उसके मेल्टिंग से, मतलब जिस स्पीड से ये पिघल रहा होगा उससे ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्नो है एक्यूमुलेट हो रहा है फास्ट, और जो मेल्ट होना था, जो सब्लिमेट होना था, वो उसका टाइम जो है थोड़ा सा कम है। ठीक है, और धीरे धीरे ये कंप्रेस हो के एक बड़ा सा आइस जो है बन जाते हैं, है ना। तो जो ये ग्लेशियर होता है ना, ये जो ग्लेशियर होता है ये भी ना दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है एल्पाइन ग्लेशियर। ठीक है, तो एल्पाइन ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माउंटेन एरिया में, है ना। और एक होता है आइस सीट। तो आइस सीट कहाँ पे पाया जाता है? ये एक तरह का लार्ज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होता है, जैसे कि ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। ठीक है, तो वो है। तो समझ में आ गया क्या होता है ग्लेशियर और उसके टाइप्स, एल्पाइन ग्लेशियर और आइस सीट। ठीक है, तो एल्पाइन ग्लेशियर जो कि माउंटेन एरिया में पाया जाता है, और आइस सीट जैसे कि हमारा जो लार्ज कॉन्टिनेंट ग्लेशियर है, जैसे कि ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, तो ये आइस सीट है। ठीक है, तो वो भी एक ग्लेशियर ही है ना। तो ये हो गया, और इसमें और तो कुछ नहीं है ना। मूवमेंट, इसका मूवमेंट कैसे होता है? ये मूवमेंट होता है ग्रेविटी की वजह से, है ना, और अपने खुद के वेट के
उसके जो प्रेशर होता है, उसका वेट का जो प्रेशर होता है और जो ग्रेविटी होता है, उसके वजह से ये क्या होता है, ये मूव करता रहता है ना। इसका जो मूवमेंट होता है ना वो थोड़ा सा स्लो रहता है, ठीक है, उतना स्पीड नहीं रहता है, एकदम स्लो मूव करता है, ठीक है। और देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि ये जो ग्लेशियर है ये जो मूव कर रहा है इसका स्पीड जो है ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप का स्पीड ही वो मतलब रहता है। कभी कभार इसका जो मूवमेंट होता है ना थोड़ा मतलब फ्यू मीटर पर ईयर से लेके सेवरल मीटर पर डे, मतलब एक दिन में कईयों मीटर भी जा सकता है। नहीं तो कुछ ग्लेशियर इतने बड़े होते हैं या इतना स्लो मूव करते हैं अपने वेट और प्रेशर की वजह से कि वो फ्यू मीटर ही कुछ साल में मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो जो ग्लेशियर होता है उसका रोल क्या है, ठीक है। तो देखिए उस ग्लेशियर का जो रोल है ना वो ग्लोबल वाटर साइकिल में बहुत ज़रूरी है। मतलब पूरे अर्थ में जो पानी का जो एक साफ पानी का जो साइकिल चल रहा है ना उसमें ये ग्लेशियर का रोल भी बहुत होता है ना। इससे क्या बोलते हैं, ये सी लेवल को भी क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ फ्रेश वाटर का रिसोर्स भी है ना। अभी जो है ग्लेशियर पे खतरा मंडरा रहा है, क्यों, ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है तो ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहा है। इसके वजह से जो सी लेवल है वो भी बढ़ रहा है और कई सारे नेचुरल डिज़ास्टर भी का जो रिस्क है वो भी बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया आपका ग्लेशियर। अब इसके बाद आता है FJORD, फ्यॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इसको ये वॉल्केनो मतलब वही है, पहाड़ है। तो ये क्या हो रहा है, उसके अंदर से ज्वालामुखी जो फट के निकल रहा है ना, उसी को हम कहते हैं वॉल्केनो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, जैसे ही दो प्लेट, खास कर ये ना प्लेट बाउंड्रीज के बीच में ये वॉल्केनो क्रिएट होते हैं, है ना। अब जैसे ही दो प्लेट टकराते हैं तो क्या होता है, एक प्लेट नीचे जाता है और वो क्या होता है, मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद में हाई प्रेशर से वो वॉल्केनो के फॉर्म में बाहर आता है ना। जब ये जो यहाँ से जो बाहर निकलता है उसे हम लावा कहते हैं। वही चीज़ अंदर में जब रहता है मेल्ट फॉर्म में तो वो मैग्मा कहलाता है, ठीक है। अंतर मैग्मा और लावा में कुछ नहीं है। लावा जो है जब वो अर्थ के सरफेस में आ जाता तो वो लावा कहलाता है, और अगर वो ज़मीन के अंदर है, मेल्ट फॉर्म में है ना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैग्मा कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया वॉल्केनो क्या है। फिर है यहाँ पे FJORD, ये फिजॉर्ड नहीं है, फ्यॉर्ड है ना। इसको क्या बोलेंगे, फ्यॉर्ड है ना, FJORD, फ्यॉर्ड, ठीक है। तो ये फ्यॉर्ड क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो ये डायग्राम आप क्या जो इसमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक है लॉन्ग नैरो डीप इनलेट ऑफ द सी, ठीक है। समुद्र में जो एक गहरा सकरा सा, ठीक है, जो एक इनलेट सा बन जाता है, किस वजह से बनता है, ग्लेशियर इरोजन की वजह से, ठीक है ना, ग्लेशियर इरोजन की वजह से। और ये बहुत ज़्यादा तीखा ढलान होता है, ऊंचा चट्टान होता है, हाई क्लिप्स होते हैं, हाई वॉल होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यॉर्ड जो है जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, ग्लेशियल एक्टिविटी से। मतलब ग्लेशियर इरोजन, ग्लेशियर क्या है, जम रहा है, पिघल रहा है, जम रहा है, पिघल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे इरोजन होता है और एक गहरा सा कट सा आप देख सकते हैं यहाँ पे बन जाता है। तो इसी को ही लॉन्ग नैरो डीप इनलेट बोलते हैं, ठीक है। सी का इनलेट बन गया एक अंदर जाता हुआ, ठीक है। तो ये बन जाता है। तो ये जो फ्यॉर्ड है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं नॉर्वे में, चिली में, है ना, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में, ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल फीचर है, ये जो फ्यॉर्ड ये इन सब जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो हाइट होता है ना, ये जो गहराई होता है लगभग 1000 मीटर तक होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, जो फेमस एग्जाम्पल है नॉर्वे में जो सोग्ने फ्यॉर्ड जो है ना, जिसे किंग ऑफ फ्यॉर्ड भी कहा जाता है, जो कि नॉर्वे में है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है आइसबर्ग, ठीक है। तो आइसबर्ग क्या है, तो ये है एक बड़ा सा फ्रेश वाटर आइस का पीस, ठीक है, जो कि लगभग 15 मीटर से ज़्यादा ही लंबा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जो कि ग्लेशियर से ब्रोक होके या आइस सीट से या आइस सेल्फ से ब्रोक होके, है ना। जैसे यहाँ पे ये ग्लेशियर है, वैसे ही कोई आइस सीट था, आइस सेल्फ था, वहाँ से ब्रोक होके वो पानी में तैरता रहता है, फ्लोटिंग इन द ओशियन, ठीक है। और ये जो आइसबर्ग है ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पोलर रीजन में
ही पोलर रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर पूरा का पूरा आइस ही रहता है ये, है ना। लगभग इसका जो जितना भी इसका आइस है ना, मतलब इसमें जितना भी है इसमें मोस्टली आइस का ही रहता है, इसमें पत्थर कम ही रहेंगे, है ना। बाकी ज़्यादातर ये आइस ही रहता है। और इसका जो 90% अभी जो इतना आप ये देख रहे हैं हिस्सा, ये सिर्फ 10% हिस्सा है। बाकी इसका जो 90% हिस्सा है ना, वो पानी के अंदर में डूबा रहता है आइसबर्ग का, ठीक है। आइसबर्ग का जितना हिस्सा आपको अगर नज़र आ रहा होगा जो तैर रहा होगा, वो सिर्फ 10% हिस्सा है। 90% जो उसका हिस्सा है वो पानी के अंदर डूबा रहता है, ठीक है। तो ये आइसबर्ग हो गया। ये आता है वॉल्केनो, तो मैंने बता ही दिया। इधर का एक लाइन से हो गया ना, वॉल्केनो भी बताया ना आपको क्या है ये, है ना। तो मतलब ये एक वेंट या फीजर करके भी बोलते हैं, जहाँ से लावा बाहर आता है वॉल्केनो में, है ना। मैग्मा जो है उसी वेंट से या उसी छेद से बाहर जो आता है मैग्मा, वही लावा कहलाता है। तो ये तो हो गया एक लाइन, है ना। अब इसके बाद जानते हैं हम गीज़र। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ एक छेद से भाप सा निकल रहा है, तो ये क्या चीज़ है। तो ये गीज़र का मतलब होता है ब्लास्टिंग स्टीम, ठीक है। हॉट वाटर इन द एयर, हीटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर बाई मैग्मा एंड हॉट रॉक, वाटर हीट अप turns to steam and build up pressure until it forces its way to surface through narrow vent। मतलब क्या होता है कि अंदर लावा होगा, ठीक है। अब पत्थर या लावा जो है किसी न किसी पत्थर से टच होगा, जिसकी वजह से वो पत्थर भी गर्म होगा। अब वहाँ से पानी जो है गुजर रहा है, अब पानी वहाँ पे मान के चलो इकट्ठा हो गया और बहुत देर तक गर्म होता रहा, तो वो गर्म होके स्टीम बन जाता है ना। और एक प्रेशर क्रिएट करता है और तेजी से नैरो वेंट के जरिए, मतलब पतला सा छेद के जरिए वो बाहर निकलता है स्टीम के फॉर्म में, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं गीज़र, GEYZER, ठीक है। अब हॉट स्प्रिंग क्या होता है, मतलब एक पानी का गर्म पानी का तालाब, जहाँ पे पानी जो है गर्म अपने आप होता रहता है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग तो नहीं दिया है, मैं अपने से बता रहा हूँ। मान के चलो यहीं पे एक गड्ढा सा है और उसमें पानी भरा है, अब पानी गर्म हो जा रहा है। अब वो गर्म कैसे हो रहा है, गर्म हो रहा है पत्थर की वजह से। अब वो पत्थर गर्म कैसे हो रहा है, वो पत्थर गर्म हो रहा है लावा मैग्मा की वजह से, है ना। और अपने आप वो जो तालाब है वो गर्म पानी का एक तालाब बन जाता है, ठीक है। तो देखो जितना भी गीज़र है ना, गीज़र और हॉट स्प्रिंग में अंतर क्या है कि जितना भी गीज़र है वो सारे हॉट स्प्रिंग है, क्योंकि गर्म पानी छोड़ रहा है। लेकिन सारे हॉट स्प्रिंग गीज़र नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते गीज़र सारे के सारे हॉट स्प्रिंग, क्यों, क्योंकि वो प्रेशर से पानी को फेंक नहीं रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे गीज़र का मतलब यह है कि तेज़ी से एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इससे इरप्शन हो रहा है हॉट वाटर का, ठीक है ना। लगभग 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का, 98 डिग्री से ऊपर फ़ारेनहाइट का पानी का टेम्परेचर रहता है और वो एकदम तेज़ी से फेंकता है, तो उसको गीज़र कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, वो पानी फेंकता नहीं है, वो पानी बस उबलता रहता है, उबलता हुआ एक तालाब रहता है ना। तो ये भी एक हॉट स्प्रिंग ही है गीज़र भी। लेकिन सारे के सारे गीज़र हॉट स्प्रिंग होते हैं, लेकिन सारे हॉट स्प्रिंग जो है गीज़र नहीं होते। गीज़र का एक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इरप्शन होता है तेज़ी से फेंकता हुआ स्टीम हॉट वाटर, ठीक है, वो होता है, तो उसी को हम गीज़र कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली तालाब गर्म हो रहा है तो वो गीज़र नहीं है, वो हॉट स्प्रिंग है ना। तो ये हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल इसका जो है वो है क्या बोलते हैं, यूएस में नेशनल पार्क है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, जो कि जहाँ फेमस गीज़र है, वहाँ ऐसी ही पानी का स्टीम जो है, फवारा जो है या जो गैस स्टीम है रिलीज़ होता रहता है ना। तो ये एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कैप, CAPE, कैप क्या होता है, ठीक है। तो कैप क्या है, एक पॉइंटेड पीस ऑफ लैंड है जो कि एक्सटेंड हो गया है इनटू बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है, एक पॉइंटेड पीस ऑफ लैंड है जो कि बॉडी ऑफ वाटर, ये जो सी है उसमें ऐसा आगे की ओर वो है एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। अब ये बॉडी ऑफ वाटर क्या हो सकता है, ओशियन हो सकता है, सी हो सकता है, लेक हो सकता है या रिवर हो सकता है। तो ये एक तरह का कोस्टल लैंड फॉर्म है, ठीक है। तो एक तरह है ना, और साथ ही जो कैप होता है ना, ये थोड़ा सा ऊंचा भी होता है, एलिवेटेड भी होता है ना। और ये इस तरह से फॉर्म कैसे हुआ है, इस तरह का एकदम ये तीखा ढलान नहीं, मतलब ये पॉइंटेड पीस ऑफ लैंड जो एक्सटेंड हो गया है वाटर में, बॉडी ऑफ वाटर में, तो ये कैसे हुआ। तो इसका जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या क्या है, जैसे कि ग्लेशियर एक्टिविटी हो रहा है ना,
है ना, उसके वजह से, या फिर ये जो पानी का जो करंट है, मतलब हॉट करंट और क्या बोलते हैं आपका कोल्ड करंट जो होता है, तो वो घिस देता है, इरोजन कर देता है, ठीक है, पानी की इरोजन की वजह से। तो इस वजह से ये इस तरह से क्या बोलते हैं, पॉइंटेड पीस ऑफ लैंड एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो कैप किसको कहते हैं, समझ में आ गया, है ना, ऐसा नोकीला सा जो है निकला हुआ जो कि फैल गया है, मतलब एक्सटेंड हो गया है बॉडी ऑफ वाटर में, है ना, ओशियन में या सी में या फिर लेक में, है ना। अब जैसे फेमस एग्जाम्पल क्या है, तो है पहला केप ऑफ गुड होप, जो कि कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। दूसरा है केप हैटरस, जो कि है नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में, ठीक है। फिर है कैप कोड, जो कि है मैसेच्यूसेट यूएसए में, ठीक है। तो उसके फॉर्म होने का कारण समझ में आ गया, पहला तो है करंट्स, फिर दूसरा इरोजन, और तीसरा है ग्लेशियर एक्टिविटी, ठीक है। अब उसके बाद जानते हैं लेक क्या है, लार्ज एरिया ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि सराउंड है किससे, जमीन से, मतलब बहुत बड़ा सा एरिया है पानी का जो कि जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें एग्जाम्पल, तो वही कहलाता है लेक। लार्जेस्ट लेक कौन सा है, कैस्पियन सी, कितना है, लगभग 1030 किलोमीटर। और इंडिया में जो लार्जेस्ट लेक है वो कहाँ है, केरला में है, वेम्बंद लेक, ठीक है, जिसे हम कोच्चि लेक भी कहते हैं, जिसका लंबाई है लगभग 96 किलोमीटर और चौड़ाई है 14 किलोमीटर, ठीक है। BAY, ठीक है। तो बे क्या होता है, तो बे क्या है, एक बॉडी ऑफ वाटर है जो कि पार्सली सराउंडेड है जमीन से, ठीक है, मतलब पूरा सराउंड नहीं है। लेक क्या था, पूरा सराउंड था, बे क्या है, पार्सली सराउंड है ना। अब बे और गल्फ में अंतर क्या है, क्योंकि गल्फ भी सराउंडेड रहता है, ठीक है। तो बे और गल्फ में, यहीं कहीं पे आसपास में गल्फ भी होगा, उसको भी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गल्फ है ना, यहाँ पे गल्फ है और ये है बे, ठीक है, दोनों ही एक ही तरह से है, ठीक है, ठीक है। तो बे और गल्फ जो है दोनों एक ही तरह का उसका डिफाइन है ना, अ बॉडी ऑफ वाटर पार्सली सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। तो जो बे होता है ना, बे जो है स्मॉलर और लेस एनक्लोज्ड देन अ गल्फ, ठीक है, ये याद रखना। जो बे होता है वो तो छोटा होता है गल्फ से, साथ ही साथ ये लेस एनक्लोज्ड होता है ना, लेस एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। बे इज स्मॉलर एंड लेस एनक्लोज्ड देन अ गल्फ, ठीक है। तो गल्फ जो है ज़्यादा ज़मीन से घिरा होता है और बे जो है लगभग ज़्यादा एनक्लोज्ड नहीं होता ज़मीन से, ठीक है, उसका ओपनिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है बे का, है ना। और बाकी इसमें ऐसा तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और बाकी हाँ, इसका जो माउथ होता है वो सी या ओशियन से कनेक्ट रहता है। तो बाकी गल्फ और बे तो समझ में आ गया होगा, कभी कभार दोनों को ही इंटरचेंज भी कर देते हैं, तो उतना ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ज़मीन का घेरने का जो अंतर है वही डिफरेंस है, ठीक है। गल्फ में थोड़ा ज़्यादा घेरता है, बे में थोड़ा सा कम घेरता है, ज़मीन से कम घिरा रहता है ना। अब जानते हैं सी क्या है, या ओशियन, यहाँ पे आपका ओशियन भी है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे में है, तो इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ, या क्या पता आगे और उसको फिर डिफाइन कर दूँ, लेकिन दोनों को आप समझ लीजिए। तो सी और ओशियन जो है दोनों की दोनों ही लार्ज बॉडीज ऑफ सॉल्ट वाटर है, ठीक है। लेकिन जो ओशियन होता है, ठीक है, ये जो ओशियन है ये जो है कनेक्ट रहता है दूसरे ओशियन से भी, ठीक है, एक ओशियन दूसरे ओशियन से भी कनेक्ट रहता है, ठीक है। और ओशियन जो होता है वो बड़ा होता है और ज़्यादा गहरा होता है एज कंपेयर टू सी, ठीक है। समुद्र के कंपेयर में ओशियन जो है ज़्यादा गहरा और बड़ा होता है और दूसरे ओशियन से कनेक्ट रहता है, ठीक है, जिससे एक तरह सा ग्लोबल सिस्टम वो क्रिएट करता है। जबकि जो सी होता है ना, वो स्मॉल होता है और ज़्यादातर वो ना ज़मीन से एनक्लोज्ड रहता है, ज़मीन के पास से या ज़मीन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब जैसे मैं लार्जेस्ट सी बोलूँ तो कौन सा है सी, फिलिपाइन सी, जो कि कहाँ है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। उसका साइज कितना है, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना। और जो लार्जेस्ट ओशियन है वो क्या है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, उसका जो साइज है वो कितना है, 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ओशियन और सी में समझ में आएगा क्या है डिफरेंस, है ना। अब जो नेक्स्ट जो टर्म है ज्योग्राफिकल टर्म्स वो है
बेसिन, BASIN, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक डिप्रेशन सा है, हॉलो इन द अर्थ सरफेस, मतलब गड्ढा सा, एक बाउल शेप में एक गड्ढा सा है, ठीक है। इसी को हम बेसिन कहते हैं, जहाँ पे पानी जो है कलेक्ट होता है। ये एक तरह का ड्रेनेज एरिया भी है ना। जैसे कि ना बड़ा बड़ा जो बेसिन है ना, जैसे अमेजन बेसिन, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एरिया जो है साउथ अमेरिका का क्या बोलते हैं कवर करता है ना। तो साउथ अफ्रीका का वो जो बड़ा सा एरिया जो भी कवर करता है, वहाँ पे जहाँ पे भी पानी गिरता होगा वो धीरे धीरे आके उसी एक ही जगह पे या कहीं पे एक जगह पे वो इकट्ठा होता है ना। तो जितना भी एरिया का पानी को कलेक्ट कर रहा है वो गड्ढा, ठीक है, तो जितना एरिया को वो कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा, और वो एक बड़ा सा कटोरा सा होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है ना, बेसिन। जैसे इंडिया में जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना बेसिन, जो कि सबसे बड़ा रिवर बेसिन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। बाकी जो वर्ल्ड का जो है वो तो मैंने बता दिया, अमेजन बेसिन, ठीक है। तो वही चीज़ है, बेसिन का मतलब है एक बड़ा सा वास्ट एरिया, ठीक है, जो कि थोड़ा बाउल शेप में है, ठीक है, हॉलो है, ठीक है। और पानी जब भी गिरेगा तो छोटे छोटे धाराओं से, छोटे छोटे नदियों से या फिर बड़े नदियों से एक जगह पे आके वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। तो जितना भी बड़ा एरिया का वो पानी कलेक्ट कर रहा है वो सारा एरिया क्या कहलाएगा, बेसिन कहलाएगा, ठीक है। वो एक बाउल शेप में है, ठीक। अब उसके बाद आता है हिल, HILL। तो हिल क्या है, ये एक तरह का लैंड फॉर्म है जो कि अपने आसपास के एरिया से थोड़ा उठ जाता है, राइस हो जाता है, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट समिट सा बन जाता है, मतलब वही ऊंचा सा एक एरिया है ना। और ये जनरली लोअर होता है और लेस स्टेप होता है माउंटेन के, ठीक है। तो मैंने माउंटेन के समय में भी हिल को बता दिया था, हिल का डिफाइन कर दिया था, हिल क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है वही है जियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि फॉल्टिंग हो गया या ग्लेशियर एक्टिविटी या इरोजन हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से ये आपका हिल जो है बनता है ना। और ये जो है आप कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये डाइवर्स लैंडस्केप में, चाहे वो वैली हो, प्लेन एरिया हो या माउंटेन रीजन हो, है ना, तो इन सभी जगहों में ये आपको हिल जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हिल, ठीक। फिर आता है वैली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वैली, ठीक है। तो वैली क्या है, घाटी सा, ठीक है। तो ये कैसा है, ये एक तरह से लो लाइंग एरिया है, ठीक है, मतलब निचला एरिया, ठीक है ना। जमीन का जो नीचे वाला एरिया होता है, लो लाइन एरिया, जहाँ पे लगभग जहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ या स्ट्रीम्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, और ये सिचुएटेड होता है बिटवीन बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स के बीच, है ना। जैसे ये हिल, दो हिल के बीच में हो गया, दो माउंटेन के बीच में हो गया, ठीक है। और ये जो वैली है ये फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, ये जो घाटी सा हुआ है, ये इसके बीच में जो दो ऊंचे जगहों के बीच में ये जो घाटी सा बन गया है, वैली बन गया है, ये कैसे फॉर्म होता है, ये वाटर के और आइस के इरोजन के वजह से, ठीक है, वाटर और आइस के इरोजन की वजह से क्या बोलते हैं जो वैली है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो वही मेन प्राइमरी एजेंट है, वाटर और आइस, ठीक है। तो समझ में आ गया वैली क्या होता है, ठीक है, दो ऊंची जगहों के बीच का जो लो लाइन एरिया है, ठीक है, वो चीज़ है आपका वैली। उसके बाद अच्छा हाँ, अब ये जो वैली है ना, ये भी अलग अलग शेप में होते हैं, ठीक है, वी शेप वैली, यू शेप्ड वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली, ठीक। तो ये वी शेप वैली क्या होता है, तो वी शेप वैली जो है वी शेप के फॉर्म में रहता है, जिसके स्टेप साइड्स होते हैं, मतलब तीखा ढलान होता है, और नैरो फ्लोर होता है, ठीक है, जो उसका नीचे का जो एरिया होगा नैरो रहेगा, सकरा रहेगा, और ये पानी के वजह से, रिवर के इरोजन के वजह से वी शेप वैली बनता है। वही वो यू शेप वैली जो होता है वो यू के आकार में रहेगा, और वो कैसे बनता है, वो बनता है जो फ्लोर है नीचे का, जैसे वी शेप वैली का जो फ्लोर था वो नैरो फ्लोर था, तो यू शेप वैली में जो फ्लोर रहता है ना वो इरोड हो जाता है ग्लेशियर इरोजन की वजह से, ठीक है। तो वो एक यू शेप फॉर्म कर देता है, ये जैसे वी शेप फॉर्म किया है तो वो यू शेप फॉर्म कर देता है ग्लेशियल इरोजन की वजह से, ठीक है। तो यू शेप वैली ग्लेशियल इरोजन से बनता है, वी शेप वैली रिवर के इरोजन से बनता है, ठीक है। और रिफ्ट वैली क्या है, वो रिफ्ट वैली क्या है, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी कहीं पे हुआ है ना, दो प्लेट कहीं पे टकराया, टकराने की वजह से क्या हुआ कि दो प्लेट टकराया, बीच में एक क्या बोलते हैं फॉल्ट सा क्रिएट हुआ और वो नीचे गिर गया, ठीक है, गड्ढा सा हो गया,
ठीक है। तो ये जो प्लेट मूवमेंट की वजह से जो एक वैली सा बनता है ना, लैंड जो है ड्रॉप हो गया, गिर गया, खसक गया नीचे, ठीक है। तो वो वाला जो वैली बनता है उस वैली को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं, ठीक है। जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से या प्लेट के मूवमेंट की वजह से लैंड जो है ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एक रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब जानते हैं प्रेरी, PRA, ठीक है, ये वाला PRARIE, प्रेरी, ये क्या है? तो प्रेरी जो है वास्ट एरिया है, ठीक है, और ये ट्रीलेस एरिया है, मतलब इसमें पेड़ नहीं रहते, ग्रासलैंड है, ठीक है। हाँ, जेंटल स्लोप्स रहेंगे, छोटे छोटे से हिली एरिया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, एकदम हल्का सा उठा हुआ सा जगह है, ठीक है। और समतल जमीन ज़्यादा है, एकदम जेंटल स्लोप है, एकदम ज़्यादा एकदम जैसे हिल के जैसे या माउंटेन के जैसे एकदम तीखा ढलान नहीं है, ठीक है। और इसमें पेड़ नहीं उगते, ये है ना। और ये जो प्रेरी है ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये एक नहीं, कहाँ पे मिलेंगे मतलब ये आपको नॉर्थ अमेरिका में, है ना। और ये एक तरह का टाइप ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड है ना। और नॉर्थ अमेरिका में ये आपको ज़्यादातर ये प्रेरी जो है मतलब वहीं मिलता है, टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरी जिसे कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, है ना। और ये जो है ना ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि US और कनाडा के कई सारे पार्ट में ये क्या बोलते हैं कवर करता है ना। और ये इंटीरियर में है, बीच में ही है रहता है ये प्रेरी वाला जो रीजन है, ठीक है, किनारे वाला एरिया में नहीं रहता, है ना। और यहाँ पे प्रेरी का जो एक खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल रहता है, ठीक है, डीप फर्टाइल सॉइल रहता है यहाँ पे, ठीक है। यूनिक प्लांट और एनिमल्स लाइफ भी ये प्रेरी रीजन जो है यहाँ पे मिलते हैं, पनपते हैं, जीते हैं, ठीक है। प्रेरी आ गया समझ में, टेम्परेट ग्रासलैंड है जहाँ पे पेड़ नहीं है, ठीक है। अब फिर आते हैं थोड़ा इधर ही साइड आते हैं, नहीं तो इधर ही नीचे ज़्यादा हो जाएंगे, इधर तरफ आते हैं थोड़ा, है ना। अब जैसे ये तुंद्रा क्या है, ठीक है। तो ये एक तरह का बायोम है, ठीक है, जहाँ पे पेड़ नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कोल्ड टेम्परेचर रहता है और शॉर्ट ग्रोइंग सीजन रहता है, ठीक है। और खासकर ये जो हाई लेटीट्यूड है जैसे कि आर्टिक रीजन, ठीक है, आर्टिक रीजन में जो है ना, आर्टिक रीजन जो हाई लेटीट्यूड है और वहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड है ना, जहाँ पे एक तरह से हार्श क्लाइमेट रहता है, यूनिक वेजिटेशन रहता है, ठीक है। तो तुंद्रा उसी को कहते हैं, उसी एरिया को कहते हैं, ठीक है। अब ये तुंद्रा जो है एक तरह से ये फिनिश वर्ड है, ठीक है, जिसका वर्ड का मतलब है तुंतुरी, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है ट्रीलेस प्लेन, ठीक है। मतलब ऐसा ठंडा एरिया, ऐसा ट्रीलेस लैंड स्केप, है ना, जहाँ पे पेड़ नहीं है, ठीक है। और ये जो रीजन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आर्टिक रीजन में, ठीक है, हाई लेटीट्यूड रीजन में, हाई एल्टीट्यूड रीजन में, ठीक। तो उसको कहते हैं हम तुंद्रा, ठीक है। अब आता है डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट तो ये आपको भी पता होगा, एक तरह से जो सूखा जगह है, एरिड रीजन है, बैरन लैंड है, ठीक है, जहाँ पे पानी कम गिरता है, जहाँ पे वेजिटेशन कम है, मतलब पेड़ पौधे कम है ना। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है, हार्श कंडीशन है, जहाँ पे पेड़ पौधे जानवर का सर्वाइव होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जो आबादी भी रहते हैं डेजर्ट रीजन में, ये भी बहुत दूर दूर में फैले होते हैं, ठीक है। अभी जो डेजर्ट होता है ना, ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हॉट डेजर्ट, है ना, और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अभी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट जो होता है ये जैसे डिफाइन किया जाता है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को लेके, जैसे कि एरिडिटी, ठीक है ना, एरिडिटी हो गया, मतलब वहाँ का एरिड कंडीशन कैसा है ना। एरिडिटी मतलब क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, पानी जो है, जो भी पानी यहाँ गिर रहा है वो जल्दी एवेपोरेट हो रहा है ना, है ना, क्या बोलते हैं, डेट इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रेसिपिटेशन, मतलब जितना पानी नहीं गिर रहा उससे ज़्यादा तेजी से पानी एवेपोरेट हो रहा है, तो वो होता है एरिडिटी, ठीक है। तो एरिड कंडीशन, है ना, साथ ही साथ टेम्परेचर और जो जियोग्राफिक लोकेशन है उस बेसिस पे हम ये जो कोल्ड डेजर्ट है और हॉट डेजर्ट है वो डिफाइन करते हैं, है ना। तो पहला तो चीज़ डेजर्ट क्या होता है ये समझ में आ गया, है ना। अब डेजर्ट में हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट क्या होता है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक किस किस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं या किस बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एरिड कंडीशन, टेम्परेचर, जियोग्राफिक लोकेशन। जैसे कि हॉट डेजर्ट है ना,
तो हॉट डेजर्ट जो होता है ना, वो इक्वेटर के पास में, ठीक है, इक्वेटर के पास में वो एरिया जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है और रेनफॉल कम होता है, ठीक है, वो एकदम सूखा जगह, ठीक है, मतलब सूखा तो है, मतलब टेम्परेचर हाई है और रेनफॉल लो है। और वही कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, जो कि हायर एल्टीट्यूड में है ना, याला जो मैंने हॉट डेजर्ट बताया वो कहाँ पे था, इक्वेटर के पास था, ठीक है। और जो कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट जो है हायर एल्टीट्यूड में है, ठीक है ना, खासकर ये पोलर रीजन एरिया में, ठीक है ना। तो हायर एल्टीट्यूड में है, हायर लेटीट्यूड में भी है, और जहाँ पे ठंडा रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पे भी पानी नहीं गिरता, लेस प्रेसिपिटेशन रहता है, गिरता है लेकिन बहुत कम रहता है। हॉट डेजर्ट में जितना भी पानी गिर रहा है ना, जितना भी प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ पे जितना पानी गिर रहा है हॉट डेजर्ट में, उतना ही जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे पानी कम गिरता है, ठीक है, उतना ही नहीं, मतलब जितना भी यहाँ पे गिर रहा है उससे कम ही गिरता है कोल्ड डेजर्ट में पानी, ठीक है। तो समझ में आया हॉट डेजर्ट क्या है, कोल्ड डेजर्ट क्या है। हॉट डेजर्ट मतलब इक्वेटर के पास में जो डेजर्ट है ना, जहाँ पे लो रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, जो हायर लेटीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड, जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर है, एकदम ठंडा, और वहाँ पे भी पानी कम गिरता है, ठीक है, वहाँ पे भी पानी कम गिरता है, और वहाँ का जो पानी का जो प्रेसिपिटेशन है, पानी गिरने का जो वो है, वो हॉट डेजर्ट्स में जितना पानी गिरता है उससे भी कम गिरता है कोल्ड डेजर्ट में, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है। उसके बाद आता है ओएसिस। ओएसिस क्या है, ये एक तरह का मतलब ना डेजर्ट एरिया में या जो एरिड रीजन है, सूखा एरिया है, वहाँ पे ना एक फर्टाइल सा ज़मीन रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे ना पानी भी रहेगा, ठीक है, वो जो पानी आ रहा है और वेजिटेशन भी रहेगा, मतलब पेड़ पौधे भी रहेंगे, पानी भी रहेगा, है ना। और ये जो पानी रहता है ये एक तरह का नेचुरल स्प्रिंग रहेगा, अंडरग्राउंड रिवर रहेगा या एक्वीफर रहेगा, मतलब गड्ढे ज़मीन के अंदर में कहीं पे पानी जो है फंसा हुआ है या अंडरग्राउंड रिवर फ्लो हो रहा है, तो उस वजह से ओएसिस जो है इस तरह का बनता है, जो सपोर्ट करता है वहाँ पे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं, ह्यूमन है, एनिमल है, ठीक है। अब जैसे फेमस एग्जांपल जो है हुआका चीना, ठीक है, हुआका चीना ओएसिस करके पेरू में है, और सऊदी अरेबिया में अल हसा ओएसिस करके, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक। तो ओएसिस क्या होता है समझ में आ गया, डेजर्ट रीजन में पानी का एक एरिया जहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं, पानी है, तालाब सा है, तालाब नहीं मतलब नेचुरल स्प्रिंग है वहाँ पे, अंडरग्राउंड रिवर है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, ये एक तरह का लैंड फॉर्म है जिसको जो कि या देख सकते हैं, है ना, एक तरह का लैंड फॉर्म है जो कि फ्लैट है, ठीक है, और जेंटल स्लोप एलिवेटेड एरिया ऑफ लैंड, जेंटल स्लोप नहीं रहता, एटलीस्ट इसका जो एक साइड रहता है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, शार्पली क्या बोलते हैं, राइस होता है, ठीक है। जैसे ये पीछे साइड तो चलो जुड़ा हुआ है कहीं से, लेकिन इसका एक साइड ना एकदम से वो रहता है, स्टेप साइड रहता है, शार्पली, ठीक है, एक साइड ऐसे रहता है। तो एक तरह का टेबल लैंड है, ठीक है, और एटलीस्ट वन साइड जो है राइजली शार्प रहता है, ठीक है। और ये जो टेबल लैंड है ये फ्लैट रहेगा, बहुत बड़ा सा एरिया रहेगा, ठीक है, स्टेप स्लोप्स रहेंगे या क्लिफ रहेगा, ठीक है, वही चट्टान रहेगा, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे होते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, या आपका जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है या इरोजन हो रहा है, वो सब चीज़ की वजह से, ठीक है, पानी की वजह से इरोड हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है, या टेक्टोनिक की वजह से, एक्टिविटी की वजह से एक चट्टान उठ सा गया है, ठीक है। तो ये जो टेबल टॉप लैंड है, फ्लैट लैंड है, और तीखा ढलान है, एक ना एक साइड रहता है, वन साइड एटलीस्ट तो रहता ही है ना। तो इसी को हम प्लेटू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है BUTT, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है, ये बूटी नहीं है, ब्यूट है, BUTTE, ब्यूट, है ना। तो ये ब्यूट जो है ये भी एक तरह का फ्लैट टॉप स्टेप साइड वाला एक लैंड फॉर्म है ना, छोटा सा। यहाँ पे ना आपको इसको और इसको दोनों को एक साथ ही इसी में बता देता हूँ, ठीक है। तो दोनों एक ही है ना। तो अंतर इन दोनों में क्या है, पहला चीज़ तो यह है कि ये दोनों, ये जो मीसा है, MESA मीसा, और BUTTE दोनों एक ही है, ठीक है, मतलब फ्लैट टॉप और स्टेप साइड रहेगा, तीखा ढलान रहेगा, ठीक है ना, वो रहता है, और फ्लैट टॉप एरिया रहेगा, है ना। और ये जो ब्यूट रहेगा ये स्टैंड एलोन रहता है ना, समतल ज़मीन में कहीं पे ऐसी एक खड़ा सा ज़मीन मिल जाएगा, या मीसा भी ऐसी ही है ना, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, पहला अंतर ये होता है कि ये जो है ब्यूट, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्मॉलर रहता है, ठीक है, इसका जो फ्लैट एरिया जो है, फ्लैट एरिया,
और मीसा का जो फ्लैट एरिया है, फ्लैट टॉप, ठीक है, दोनों में अंतर यह है कि मीसा जो है उसका फ्लैट टॉप एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और ब्यूट का जो है स्मॉलर रहता है, मीसा से बहुत छोटा रहता है। आप कंपेयर देख सकते हैं कितना है, ठीक है। ये देखिए इसमें ना जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ना, भले ही आपको छोटा छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा है ना, ये मतलब बहुत बड़ा ज्योग्राफिक वो है, ठीक है, जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म है। देखने में यहाँ पे छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है ना, तो ये समझ सकते हैं। तो आप इसका कंपेयर देख सकते हैं कि ब्यूट जो है छोटा सा रहेगा, टेबल टॉप लैंड है, फ्लैट लैंड है, और एक मीसा है ना। मीसा जो है बड़ा रहेगा, ब्यूट जो है थोड़ा स्मॉलर रहता है मीसा से, है ना। दूसरा चीज़ ये रहता है कि ये जो मीसा जो होता है ना, मीसा जो होता है उसका क्या बोलते हैं, जो टॉप होता है वो थोड़ा सा चौड़ा रहता है ना, हाइट में, मतलब नीचे ना थोड़ा सा ना सकरा रहेगा और ऊपर थोड़ा चौड़ा रहेगा। ब्यूट में उल्टा होता है, नीचे चौड़ा रहेगा, ऊपर नैरो रहेगा, ठीक है। ब्यूट में ऊपर जो होता है नैरो रहता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे नैरो होता जाएगा, और नीचे वाइड रहता है ना। और मीसा में क्या होता है, जो टॉप रहता है वो वाइडर रहता है जैसे जैसे हाइट में जाते जाओ तो, ठीक है। तो ये एक अंतर होता है, तो समझ में आ गया ब्यूट और मीसा में, ठीक। उसके बाद थोड़ा इधर देखते हैं, इसको देख लेते हैं ना। यहाँ पे कैनियन, कैनियन क्या है देख के ही समझ में आ रहा है ना। दो घाट, दो वैली के बीच में, ठीक है, स्टेप साइड, डीप नैरो वैली विथ स्टेप साइड्स, ठीक है, ऑफन कार्व्ड बाय रिवर और स्ट्रीम, ठीक। तो समझ में आ गया ये क्या है ना। तीखा ढलान वाला बड़े बड़े चट्टानों के बीच में जो गहरा सा नैरो घाटी सा रहता है, ठीक है, सकरा सा वैली रहता है, ठीक है, और एकदम घाटी जो एकदम स्टेप साइड वाला है, एकदम तीखा ढलान वाला है, ठीक है। और ये जो बना रहता है, ये जो कैनियन, ये किस वजह से फॉर्म हुआ है, इरोजनल लैंडफॉर्म है, मतलब जो अर्थ सरफेस है वो घिसता गया है। अब किसी भी चीज़ से घिसता जा सकता है, नदी जो बह रहा है इसके बीच से वो घिस रहा है बार बार, ठीक है, या और भी किसी चीज़ से, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैनियन, ठीक है। तो मैं अभी क्या बता रहा था, कैनियन, मैंने नाम नहीं लिया था ना, सीधा बताना चालू कर दिया, ठीक है। कैनियन को मैं बता रहा था ना, कैनियन क्या है, डीप नैरो वैली विथ स्टेप साइड्स, ठीक है। और ये किससे फॉर्म हुआ, ये रिवर से फॉर्म हुआ है ना। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यूएस में जो ग्रैंड कैनियन है यूएस में, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। रिवर तो इसमें तो कुछ ऐसा बताने का है नहीं, इसको तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। केव जो है गुफा है, गड्ढा सा, है ना, पत्थरों के अंदर होल सा बन जाता है, तो वही केव है। रिवर तो समझ में आ गया। डेल्टा क्या है इसको जान लो, ठीक है। तो रिवर क्या होता है, जब बहते हुए आता है तो अपने साथ में सेडिमेंट लाता है ना। अब जैसे ही वो ओशियन में, सी में मिलता है उस, है ना, जहाँ पे भी मिल रहा है, ये रिवर यहाँ पे मिल रहा है ना, तो जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे क्या करता है, जो भी वो रिवर जो है अपने साथ में इरोजन के जरिए, है ना, यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म को इरोड किया होगा, पत्थर को, मिट्टी को सब अपने साथ लाया होगा, तो उसको ना जैसे ही वो मिलता है सी से, ओशियन से, तो जो माउथ है जहाँ पे मिल रहा है ना, वहाँ पे वो छोड़ देता है, उसी डिपॉजिट को डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी लाया उसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो माउथ के पास में, रिवर के माउथ के पास में जो ये मिट्टी से इकट्ठा हो गया, इसी को हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। ये क्या हो गया, डेल्टा, है ना। और गल्फ तो मैंने वही पहले बता दिया था, सेम वही है ना। जब बे और गल्फ जब मैंने बताया ना आपको, बे और गल्फ, ठीक है, तो समझ में तो आ गया होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ एडन, या फिर अगर आप डेफिनेशन सुनना ही चाहते हैं तो मतलब वो लार्ज इंडेंटेशन, ठीक है, मतलब जमीन में, गल्फ क्या है, एक बड़ा सा एक जमीन में इंडेंटेशन कर देता है, छेद कर देता है, गड्ढा कर देता है, गड्ढा मतलब एक अंदर की ओर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक गड्ढा सा नहीं कर दिया अंदर की ओर, जमीन के अंदर की ओर, तो वही है, ठीक है। जो सी और ओशियन एक लार्ज इंडेंटेशन कर देता है, उसी को हम गल्फ कहते हैं, ठीक है। तो जो ये गल्फ होता है ना, मैंने बताया था पहले भी, गल्फ जो है जो बे है, ठीक है, यहाँ पे जो बे है उससे बड़ा होता है ना, बड़ा होता है, ये तो बताया था। साथ ही साथ गहरा भी होता है, ये भी याद रख लीजिए, है ना, गहरा भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद है, इसको देखते हैं, ड्यून। ड्यून कुछ नहीं है, रेत का टीला, उसी को ड्यून कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसका डेफिनेशन सुनना है तो ये एक तरह का लैंड फॉर्म है जो कि बना है किससे, मेड ऑफ सैंड, ठीक है, या फिर अदर
जो लूज सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, कंकड़, छोटे छोटे जो पार्ट, पत्थर, सैंड के वो हैं, वो सब इकट्ठे होके एक माउंड सा बना देते हैं, ठीक है, एक रिज सा बना देते हैं। किसकी वजह से ये रिज सा बनता है, ये माउंड सा, ये एक छोटा सा टीला सा किसकी वजह से बनता है? विंड के वजह से, एक्शन ऑफ विंड या वाटर, ठीक है, पानी बह के कहीं से रेत के कण लाके कहीं पे इकट्ठा कर दिया तो एक टीला सा बन गया, या हवा जो है वो बह रहा है और रेत को लाके कहीं पे इकट्ठा कर दिया और एक छोटा सा रिज सा बना दिया, एक माउंड सा बना दिया, ठीक है ना। तो इसी माउंड को हम कहते हैं ड्यून, ठीक है, ड्यून, ये है ना, रेत का ऐसा टीला सा। आप रेगिस्तान में देखेंगे ना, छोटा छोटा सा रेत का उठा सा नहीं रहता, वही है, सब ड्यून ही है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका डेजर्ट और कोस्टल एरिया के पास में ये पाया जाता है, जहाँ पे मतलब रेत है, ठीक है। अब जानते हैं जो नेक्स्ट ज्योग्राफिकल टर्म है वो है स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको देख के क्या लग रहा है, ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ। ये एक है नैरो नेविगेबल वाटरवे, ठीक है, जहाँ से आप आ सकते हो, जा सकते हो, ठीक है, जहाज चला सकते हो, जहाज नहीं मतलब छोटा जहाज, ठीक है, और मतलब बड़ा जहाज भी, है ना। और ये क्या करता है, ये दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पे सी है, या दो बड़ा ओशियन है, तो उसको जोड़ने का जो ये नैरो वाटर बॉडी नेविगेबल वाटरवे जो है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, ठीक है। वैसी है एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया स्ट्रेट क्या है? नैरो वाटर बॉडी जो कनेक्ट कर रहा है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, ठीक है। फिर है इधर आते हैं, इधर डेजर्ट से थोड़ा इधर एरिया में आते, तो यहाँ पे प्लेन मतलब एक तरह से ब्रॉड फ्लैट लैंड, ठीक है, समतल जमीन जहाँ पे कोई हिल विल नहीं है, गड्ढा भी नहीं है, एकदम प्लेन जमीन, वही है प्लेन, नॉर्मल, ठीक है। वाटरफॉल क्या होता है ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, पानी गिर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। जंगल क्या है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। रेन फॉरेस्ट वो एरिया जहाँ पे लंबे लंबे पेड़ हैं, है ना, और मोस्टली वो पेड़ जो कि एवरग्रीन है, मतलब वो पतझड़ वाले पेड़ नहीं, मतलब उसमें हमेशा 12 महीना वो हरा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट जहाँ पे रहता है वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, वहीं पे ये रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यही है रेन फॉरेस्ट का डेफिनेशन। उसके बाद जानते हैं स्ट्रेट के नीचे चैनल, है ना। तो यहाँ तक तो अभी हो गया है इतना, ठीक है। चैनल उसके बाद इधर पे आते हैं। चैनल क्या होता है? तो ये एक तरह का पाथ है या रूट है, ठीक है, जिसके थ्रू पानी फ्लो होता है। और देखा जाए तो ये एक तरह से डीपेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, पानी का जो वाटरवे का जो डीपेस्ट पार्ट है, ठीक है, वो रहता है। और ये नैरो वाटरवे रहता है जो कनेक्ट कर रहा है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, किसके थ्रू? स्ट्रेट के थ्रू या रिवर के थ्रू। उसी को हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक चैनल है, ठीक है, जो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया चैनल। क्लिफ क्या हो गया? तो क्लिफ देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये क्लिफ CLIFF, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह का स्टेप वर्टिकल रॉक फेस है, देख सकते हैं, तीखा ढलान वाला, ठीक है, जो कि इरोजन प्रोसेस से हुआ है, वेदरिंग प्रोसेस से, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर याला जो लैंड फॉर्म रहता है ये कोस्टल एरिया के पास में, माउंटेन रीजन में, अलोंग द रिवर, ये देख सकते हैं नदी के किनारे इस तरह का क्लिफ आपको पाया जाएगा। देख सकते हैं, एक तो कोस्टल रीजन हो गया, ठीक है, नदी का किनारा हो गया, ठीक है। तो इसी से ये इरोड हो के वेदरिंग प्रोसेस हो के क्लिफ बनता है, ठीक है, सीधा खड़ा चट्टान। कोस्ट क्या होता है? मतलब वो एरिया, कोस्ट ये देख रहे हैं, देख के समझ में आ रहा होगा। तो ये वो एरिया होता है जहाँ पे जमीन और समुद्र या ओशियन, सी या ओशियन जो है मिलते हैं, ठीक है। तो उस एरिया को हम कोस्ट कहते हैं, COAST, कोस्ट, सिंपल, ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ कठिन नहीं है। वैसे ही बीच भी है, ठीक है। तो बीच क्या होता है? बीच भी वो लैंड फॉर्म है जहाँ पे मिलते हैं, लेकिन बीच वो एरिया, वो लैंड फॉर्म रहता है जहाँ पे लूज पार्टिकल्स है, क्या चीज़ के? सैंड, पेबल्स या सेल्स हो गए, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। समुद्र के किनारे किनारे शोर लाइन, जो बॉडी का, वाटर बॉडी का जो शोर लाइन है, यहाँ पे जो किनारा है जहाँ पे लहर आ रहा है, वहाँ पे ये सब रेत वेत इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है। किस वजह से हुए हैं? एक्शन ऑफ वेव्स, या वहाँ पे टाइड करेंट्स आ रहे हैं जो
ये जो भी मटेरियल्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये जो डिपॉजिट वाला जो ये लूज पार्टिकल्स का जो लैंड फॉर्म क्रिएट होता है इसको क्या कहते हैं? बीच, BEACH, ठीक है, बीच हो गया। उसके बाद जानते हैं स्वैम्प। स्वैम्प क्या होता है? ठीक है, तो स्वैम्प ना एक तरह का वेटलैंड है, ठीक है, जहाँ पे पानी भरा रहता है, देख के समझ में आ रहा होगा, है ना। और यहाँ पे जो मिट्टी है वो सेचुरेटेड सॉइल है, मतलब वहाँ पे दलदल टाइप से है, ठीक है, और वहाँ पे पानी बहता नहीं है, वहाँ पे पानी रुका रहता है, स्टैंडिंग वाटर रहता है ना। और वहाँ पे जमीन और मिट्टी दोनों एकदम मतलब गीला एरिया बहुत ज़्यादा, ठीक है, पूरा पानी भरा रहता है, दलदली टाइप का रहता है ना। और यहाँ पे ना बड़े बड़े से वुड वाले ट्री रहते हैं, ठीक है, वुडी वेजिटेशन लाइक ट्रीज एंड सर्ब्स, ठीक है, वो रहते हैं। तो इस एरिया को क्या कहेंगे? स्वैम्प कहेंगे, है ना। अब आप बोलोगे तो फिर ये जो मार्स है ये क्या है? यहाँ पे मार्स को भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्स, ठीक है, तो मार्स में भी वही है, सेचुरेटेड सॉइल रहता है, मतलब मिट्टी और पानी दोनों लगभग एक ही साथ मिल जाए रहते हैं, है ना, ज़्यादा गहरा नहीं रहता, चल सकते हैं आप, है ना, दलदली एरिया रहता है। अंतर क्या होता है स्वैम्प और मार्स में कि जो स्वैम्प होता है ना वहाँ पे आपको ट्रीज नजर आएंगे, ठीक है, वुडी वेजिटेशन, मतलब लकड़ी वाला वेजिटेशन वहाँ पे आपको नजर आएगा। लेकिन मार्स में क्या होता है ना, आपको हर्बिशियस प्लांट्स नजर आएंगे, मतलब ऐसा प्लांट्स जो ग्रास वाला रहता है, वुड नहीं होता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घास ज़्यादा उगे, वुड वाला नहीं है, यहाँ पे पेड़ नहीं उगता, घास उगेंगे, ऐसे पौधे जिनमें वुड नहीं होता, ठीक है, पौधे वैसी वाले पौधे उगेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो जगह कहलाएगा आपका मार्स, और ये क्या कहलाएगा? आपका स्वैम्प। स्वैम्प एरिया में लकड़ी वाले पेड़, यहाँ पे घास, ठीक है, बस यही अंतर है। बाकी जमीन जो है पानी से भरा रहता है, रुका हुआ पानी रहता है, बहता हुआ पानी नहीं रहता, दलदली एरिया रहता है, ठीक है, दोनों वही है, बस अंतर है यहाँ पे लकड़ी वाले पेड़, यहाँ पे घास वाले पौधे मिलते हैं, है ना, हर्बिशियस प्लांट जिसे कहते हैं, ग्रास लाइक प्लांट, है ना, जिसमें वुड स्टेम नहीं होते, जो स्टेम्स होते हैं, ठीक है, तने जो होते हैं उसमें वुड वाला तना नहीं होता। इधर पे जो भी पौधे पाए जाते हैं मार्स एरिया में, है ना। अब जानते हैं ये साउंड क्या है, ठीक है, तो साउंड आप देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से जो वाटर है ना, उसका एक स्ट्रेच है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा सा स्ट्रेच है, ठीक है, अ रिलेटिव वाइड स्ट्रेच ऑफ वाटर, ठीक है, टिपिकली एन इनलेट और आर्म ऑफ द सी, मतलब किसी सी का फैला हुआ सा एक इनलेट है, ठीक है, जो कि मेन लैंड या दो आइलैंड के बीच में या दो मेन लैंड के बीच में रहता है, जो सेपरेट करता है एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से, या सेपरेट करता है दो मेन लैंड को एक दूसरे मेन लैंड से, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं साउंड। समझ में आया क्या है? साउंड जो है एक तरह से जो सी, वाटर, ये सब सी का ना एक फैला हुआ रूप है, स्ट्रेच ऑफ वाटर है, हाँ, ठीक है, यहाँ पे सी है जैसे, उसका एक फैला हुआ सा रूप है, जो कि दो मेन लैंड, ठीक है, दो जमीन को अलग कर रहा है, दो आइलैंड को अलग कर रहा है, या एक मेन लैंड को एक आइलैंड से अलग कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो बीच में साउंड है ये दो मेन लैंड को अलग कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं साउंड, ठीक है। ये एक तरह से नैरो सी चैनल होता है ना, या फिर ओशियन चैनल रहता है, जो कि दो लैंड मास के बीच में होता है। एक तरह से जो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट भी तो वही काम कर रहा है ना, दो लैंड मास को अलग कर रहा है, सेम वैसी इच्छा ये भी साउंड भी, ठीक है, लगभग, है ना। तो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं दूसरे जगहों पे, है ना, और क्या बच गया? हाँ, यहाँ से इस्थमस, पेनिनसुला, फिर इधर खसकते जाएंगे, है ना। तो इस्थमस क्या है? ये है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है, मतलब जमीन का एक पतला सा जमीन, ठीक है, पतला सा जमीन जो कि कनेक्ट कर रहा है दो लार्ज लैंड मास को, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा लैंड मास हो गया और इधर पे भी एक बड़ा सा लैंड मास होगा, तो इसको एक छोटा सा जमीन का स्ट्रिप, ठीक है, नैरो सा स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कनेक्ट कर रहा है ना। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो वाटर बॉडी को सेपरेट करने का भी जो काम कर रहा है, ठीक है। साउंड क्या था? दो मेन लैंड को सेपरेट कर रहा था। इस्थमस क्या है? दो साउंड को सेपरेट कर रहा है। स्ट्रेट भी क्या था? दो मेन लैंड को सेपरेट कर रहा है, दो लैंड को सेपरेट कर रहा है, लैंड मास को सेपरेट कर रहा है। इस्थमस क्या है? वो सकरा जमीन जो दो वाटर बॉडी को अलग कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला जो है वो पीस ऑफ लैंड है जो कि सराउंड होता है तीन साइड से पानी से, ठीक है। जैसे एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, तीन जगह से पानी से घिरा है, और जो चौथा साइड है वो बड़ा वाला जमीन, ठीक है, लार्ज लैंड मास से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो उसी जमीन को हम कहते हैं
पेनिनसुला, ठीक है, ये देख सकते हैं 3 साइड से पानी से घिरा, एक साइड से बड़े जमीन से कनेक्ट है, इधर साइड से, है ना। तो ये क्या कहलाया, पेनिनसुला, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इटालियन पेनिनसुलर रीजन, ठीक है, और सबसे बड़ा रीजन तो हमारा इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया का मोस्ट ऑफ जो इंडिया है वो इंक्लूड है, ठीक है, इस इंडियन पेनिनसुला में, ठीक है ना। इंडियन पेनिनसुला अगर हम बोलेंगे तो जो मोस्ट ऑफ इंडिया का जो हिस्सा है वो इंक्लूड है इंडियन पेनिनसुला में, ठीक। अब आते हैं इधर, अब ज़्यादा नहीं बचा है, आइलैंड बचा है आर्कीपिएलागो और एटॉल और लेगून, ठीक है, 4 बचा है बस, ठीक है। तो आर्कीपेलेगो क्या है, आइलैंड पहले समझते हैं, आइलैंड क्या है, ठीक है। तो आइलैंड क्या है, जमीन का टुकड़ा जो कि कंप्लीटली सराउंड रहता है पानी से, कॉन्टिनेंट से छोटा रहता है, साइज जो है कॉन्टिनेंट से छोटा रहता है, ये नेचुरल लैंडफॉर्म रहता है जो कि ओशियन में, सी में, लेक में या रिवर में फाउंड होता है, पाया जाता है, मिलता है मतलब रहता है वहीं पे फाउंड होता है, ठीक है। फिर दूसरा है आर्कीपेलेगो, ठीक है, तो ये भी लैंडफॉर्म आइलैंड टाइप का, लेकिन ये क्या है ना, ग्रुप ऑफ छोटा आइलैंड का रहेगा, ठीक है, बहुत सारा छोटा आइलैंड का ग्रुप या चैन ऑफ आइलैंड रहेगा, ठीक है, या क्लस्टर रहेगा आइलैंड का, एक जगह बहुत सारा ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो वो सारे ग्रुप को या चैन ऑफ आइलैंड को जो कि क्लस्टर है टुगेदर इन सी एंड ओशियन, उसे हम क्या कहेंगे, आर्कीपेलेगो, ठीक है, आर्कीपेलेगो या आर्कीपेलेगो, ठीक है। और बाकी इसमें ऐसे तो और कुछ नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए मलय आर्कीपेलेगो जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है, फिर द एजियन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आप देखे होंगे, वो भी बहुत सारे छोटे द्वीप में, तो वो भी एक आर्कीपेलेगो ही है, अंडमान निकोबार सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। फिर है एटॉल, ठीक है, एटॉल क्या है, ये देख सकते हैं आप, तो ये रिंग शेप्ड, ठीक है, लैंडफॉर्म है, लेकिन ये कोरल रीफ है, रिंग शेप्ड कोरल रीफ। देखिए समुद्र के अंदर में कोराल्स रहते हैं, वो बढ़ते ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और एक तरह से इस तरह से मतलब रिंग शेप का कोरल रीफ का एक आइलैंड सा बना देते हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, और लेगून को जो कि घेरे हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉल कहते हैं, है ना। ये जो कोरल रीफ का जो ये रिंग शेप का एक आइलैंड सा बना है ना, इसी को हम एटॉल कहते हैं, है ना। और ये ज़्यादातर आपको पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में ही मिलेगा, ठीक है। तो एटॉल क्या है, कोरल रीफ जो धीरे धीरे बढ़ते ऊपर की ओर बढ़ जाता है और एक रिंग शेप्ड में एक लैंड फॉर्म क्रिएट कर देता है, कोरल रीफ आइलैंड बना देता है, तो उसी को हम एटॉल कहते हैं, ठीक है। लेगून क्या होता है, लेगून यहाँ पे भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि इसी एटॉल के बीच में ही लेगून हो, कहीं और पे भी लेगून हो सकता है, जैसे बीच के अंदर में भी लेगून हो सकता है, ठीक है। तो सैलो बॉडी ऑफ वाटर रहता है, ये ज़्यादा गहरा नहीं होता, छिछला पानी होता है ना, जो कि जो बड़े लार्ज वाटर बॉडी है उससे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये जैसे बड़ा सा ओशियन है उससे सेपरेट हो गया है, किससे, कौन सेपरेट कर देता है, वही या तो कोरल रीफ है ना, या आइलैंड, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड बन गया और एक छोटा सा एक गड्ढा सा बन गया, तो वो लेगून बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या है, ठीक है। तो लेगून क्या है, सैलो वाटर बॉडी है ना, जो कि लार्ज बॉडी ऑफ वाटर से सेपरेट हो जाता है ना, किससे, सैंड बार से, उसके बीच में एक बैरियर आ जाता है, ठीक है। जैसे ये ओशियन है और लेगून है, तो उसके बीच में रेत का ऐसा गोल सा बन जाएगा और यहाँ पे बीच में पानी रहेगा, तो रेत की वजह से एक बैरियर बन गया, बड़े समुद्र से वो अलग हो गया, ठीक है। या फिर कोरल रीफ ये जो देख रहे हैं है ना, वो उठ गया और एक अलग सा एरिया सैलो रीजन सा बन गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक गड्ढा सा बन गया, यहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है, और रेत का एक बैरियर से बन गया, तो बड़े समुद्र से वो अलग है ना, ओशियन से वो अलग छूट गया है, सैंड बार्स आ गया वहाँ पे, है ना, तो वही कहलाता है लेगून, ठीक है। बाकी ओशियन क्या होता है ये तो बता ही दिया, है ना, कंटिन्यूस बॉडी ऑफ लार्ज वाटर बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, ठीक है, जो कि अर्थ सरफेस का ज़्यादातर एरिया को कवर करके रखा है और एक ओशियन दूसरे ओशियन से भी कनेक्ट है, ठीक है। बस यही है। वैसे तो ओशियन के बारे में तो मैंने आपको ये जब सी का डेफिनेशन बता रहा था तब मैं उस समय बता चुका था, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है ज्योग्राफिकल टर्म्स। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको 2-3 बार सुनिए, है ना। तो ये जितने भी मेन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स है, आपको ज़्यादा याद नहीं है तो मत रखिए, इतना तो अच्छे से याद रखिए, है ना, पूरा इमेज के साथ में इसको अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।